हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर। सो एसबीआई क्लरिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा फियर क्रिएट हो रखा है बच्चों के दिमाग में, स्पेशली कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सर एसबीआई क्लरिकल में कट ऑफ इतनी हाई जाती है तो क्या हम इसको क्रैक कर पाएंगे, या हमको क्या क्या टॉपिक स्किप करने हैं, कौन से फिनिश करने हैं। हमको कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए। आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे ऐसी स्ट्रेटेजी आपने अभी तक नहीं देखी होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज उसका आउटकम नहीं मिलेगा। इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़े, आपको मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर देखो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये 2023 जनवरी में इंटरव्यू हुआ था। यहाँ पर डेट भी गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 28 जनवरी 2024 जो इंटरव्यू डेट है, ये यहाँ पर दिख रही होगी आपको। 28 जनवरी 2024 जो कि इसी साल में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस जयपुर। यहाँ पर नाम किसका है? शिवा सिंह राजपूत। फोटो मेरी है, उम्मीद करता हूँ पहचान रहे होंगे। फोटो में ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा, वो अलग बात है, वैसे मैं हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है क्या? ये इंटरव्यू का एडमिट कार्ड है। क्योंकि अगर मैं मेंस का स्कोर शेयर करूं या प्री का स्कोर शेयर करूं, जो कि शायद मेरे पास पता नहीं है या नहीं है, प्री का तो है, मेंस का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है या नहीं है। तो काफ़ी बच्चे बोलते कि सर वो तो आपका एडिट स्कोर कार्ड है, आपने एडिट किया होगा। तो ये तो नहीं कर सकते ना एडिट, जाके वेरीफाई कर लेना SBI LHO जयपुर में, मेरा नाम ले जाना, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले जाना और वेरीफाई कर लेना इस दिन, इस टाइमिंग में, इस पैनल में, ठीक है। उसके अलावा जो उस पैनल के बच्चे थे उनसे भी मिलवा दूंगा, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि सिलेक्टेड है कुछ लोग उसमें से, SBI में अभी वर्क कर रहे हैं। हालांकि अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर आप ये क्यों दिखा रहे हो। देखो, मैं अप्रैल 2024 से लगभग यूट्यूब पे एक्टिव हुआ हूँ, और मेरा माइंड हमेशा से था कि मुझे टीचिंग में आना है, मुझे टीचिंग ही करनी है, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये सब एग्जाम्स मैंने इसलिए दिए ताकि मुझे एक्सपोजर खुद हो पाए कि बैंकिंग एग्जाम में चल क्या रहा है, इसको क्वालिफाई करना कैसे है, और यहाँ की डिमांड क्या है। और ये जॉब मुझे कभी करनी भी नहीं थी और ना ही मैं कभी करूँगा। अब अगर मैं चाहता तो इसका और अटेम्प्ट दे सकता था, बट मैं नहीं दूंगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। मैंने इंटरव्यूज बहुत देख लिए हैं, नाउ आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विद मी कि कैसे टैकल करना है। इंटरव्यू जो होता है वो आपका 50% नॉलेज होता है, 50% लक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और यकीन ना आए तो जो बच्चे इंटरव्यू देके बैठे हैं उनसे जाके पूछ लो कि सर ने ये बोला है क्या सच है या गलत है। अब यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स ब्रॉडकास्टिंग करते हैं अपने चैनल पे, और रोस्ट करना उनका काम है, एंटरटेन करते हैं बच्चों को, अच्छी बात है, एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि उड़ता हुआ तीर आप गलत पकड़ लेते हो, क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो शायद आप उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे या उनसे पूछ नहीं रहे, आपने उनसे बात नहीं की। बच्चों ने कुछ बोला, जो 5-10 बच्चे हमेशा हर जगह पे बैक बेंचर्स टाइप होते हैं, वो कहीं जाके आपकी बुराई करते हैं और उनकी बातों पे आप भरोसा कर लेते हो। आपने सिंगल साइड तो जान ली, अब ध्यान से सुनना, आपने सिंगल साइड तो जान ली, लेकिन एक बार जो दूसरी साइड थी, सेकंड साइड, क्या वो आपने जानी? क्या थी? पूछा नहीं। तो वो क्या है? इमेच्योरिटी जो कि आप में है। दूसरी बात, अगर आप खुद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और खुद आप इस साल भी 2024 के RRB PO इंटरव्यू में अपीयर हुए हो, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनको ये समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिस एग्जाम के इंटरव्यू में आप अपीयर हुए थे मेंस क्वालिफाई करके, उसी एग्जाम के 29 से 30 बच्चों को मैंने तैयार किया था RRB PO इंटरव्यू में। प्रूफ चाहिए? दिखा दूंगा। सबके नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप, और सबके मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास A to Z। और सबके रिजल्ट 1 जनवरी 2025 को RRB PO मेंस के, चाहे सेलेक्ट हो या ना हो, जितने ही बच्चे होंगे सब दिखा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो है स्टडी करना। आप एक स्टूडेंट हो, आप ना ही बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने IBPS PO का मेंस दिया अभी रिसेंटली, ठीक है। उस मेंस में आपने 30+ क्वेश्चन GA में अटेम्प्ट किए, जो कि सारे तुक्के थे। मैंने देखा आपकी वीडियो में जाके, मुझे बड़ी हंसी आई कि आप एक टीचर को ट्रिगर करने बैठे हो और आपकी खुद की स्पाइन कमजोर है।
तो किस बात पे रोस्ट करोगे आप? तो थोड़ा सीख के आओ, कोर्स करके आओ। देखो, जिस कोर्स में आप डिप्लोमा करने के लिए बैठे हो, हम उसके पीएचडी होल्डर हैं। जो काम आप कर रहे हो ना, वो हम करके छोड़ चुके हैं। खैर, अब आते हैं पढ़ाई पे। अब उनको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वो किसकी बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। लाइक जुलाई से लेकर हमारे 4-5 ग्रुप शुरू हुए थे। एक बिगिनर्स ग्रुप शुरू हुआ था, ठीक है? मैं सबके बारे में बताता हूँ। एक रिपीटर्स ग्रुप शुरू हुआ था जुलाई 2024 में, और एक सीए ग्रुप शुरू हुआ था जुलाई 2024 में। तीनों ग्रुप एक साथ शुरू हुए थे। उसके बाद अगस्त के आसपास हमने सीए क्विज़िज़ भी शुरू की थी, और इसके कुछ दिन बाद हमने गवर्नमेंट स्कीम्स भी शुरू की थी, ठीक है? अब हुआ क्या कि जब आरआरबी पीओ का मेंस हो गया और आरआरबी क्लर्क का मेंस हुआ और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हुआ, तब तक सब ठीक था, बढ़िया चल रहा था एकदम। हम करंट अफेयर्स पूरा रेडी कर रहे थे, और आरआरबी पीओ में बच्चों ने बहुत ही ब्रिलियंट अटेम्प्ट किए। उन सबके रिव्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उन्होंने ऑन एन एवरेज आरआरबी पीओ जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स में जहां बच्चे 1, 2, 3 नंबर में अटक जाते हैं, हमारे राइट अप्रोच के बच्चे ऑन एन एवरेज 12 इससे ज्यादा नंबर लेके आ रहे थे। ये है हमारी स्ट्रेंथ, और हम प्राउडली बोलते हैं, कहीं भागते नहीं है। दूसरी बात, अब इसी दौरान हमने अप्रैल से लेकर जुलाई तक की क्विज़ेस अपलोड की। उसके बाद हमारा बैकलॉग शुरू हो गया। काफ़ी रीजंस थे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं है। तो ये जो क्विज़ेस थी वो हम अपडेट नहीं कर पाए अगस्त से। तो मैंने बच्चों को बोला था कि आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद आराम से हम उसको फिनिश करेंगे, और एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए आप सबको प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा वेट करना, सब मिल जाएगा। हालांकि जो बैकलॉग अभी हुआ था वो आगे नहीं होगा किसी एग्जाम में, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चाहे टीम रखनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट। गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी उसमें भी बैकलॉग आया इसी के चलते। दोनों का रीजन क्या था, वो यही समझ लो आप, कि दोनों को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है? खैर, इसकी अब हम बात हटा देते हैं, ठीक है? ये तो बैकलॉग था, हम कवर कर लेंगे। और जो करंट अफेयर्स हमारा था वो हमने अपने चैनल पे, इवन आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे भी अगर मैं चाहता तो शायद मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं करता, बट मैं लास्ट डे तक आप सबके साथ लड़ता रहा, जूझता रहा, 12-15 घंटे काम करता रहा, और आप सबको करंट अफेयर्स प्रोवाइड की मैंने। और उसमें से काफ़ी बच्चे 15-20 क्वेश्चन करके भी बहुत आराम से आए थे। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास इनके भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। दूसरी बात, जो हमने डिस्क्रिप्टिव ग्रुप शुरू किया था वो हमने कंप्लीट फिनिश किया है, और उसको हमने आईबीपीएस पीओ मेंस वाले दिन रोका है, जब वो मेंस फिनिश हो चुका था, कि अब हम इस ग्रुप को रोक रहे हैं, अब हम इसको फैब में शुरू करेंगे फॉर एसबीआई पीओ, फैब मिड में या लास्ट में। दूसरा, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का हमने बैच चलाया था, जब बच्चों के इंटरव्यू आए थे नवंबर में, और उसमें हमने 29 या 30 बच्चे लिए थे। हालांकि लेने हमको 15 बच्चे थे, लेकिन इतने बच्चे आ गए क्योंकि डिमांड थी बच्चों में। तो फिर इन सभी बच्चों को कंप्लीट 1-to-1 इनसे आप बात कर सकते हैं, सबके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, सबकी जूम क्लासेस करवाई, और सबका इंटरव्यू एकदम ब्रिलियंट गया, सबके सब खुश थे। ये सब खुश थे, मैं खुश था, बात खत्म। बस अब रिजल्ट बताएगा बाकी। और ये जो बिगिनर्स और रिपीटर्स ग्रुप थे और जो सीए ग्रुप थे, सीए वाले बच्चे आईबीपीएस पीओ क्लर्क के बाद काफी ज्यादा एंथुजियाज्म कम हो गया इनका, पता नहीं क्यों, बट होता है कि कई बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आरआरबी और आईबीपीएस पे फोकस करेंगे, तो एसबीआई जैसे एग्जाम को ये बहुत ही बड़ा एग्जाम मानते हैं। अब ऐसे में गलती इनकी है, क्योंकि इनका माइंडसेट वो डेवलप हो चुका है कि नहीं, एसबीआई तो पता नहीं कितना टफ होगा। टफ नहीं है। रिपीटर्स ग्रुप के जो बच्चे थे बहुत ही अफोर्ड करने वाले, बहुत समझदार बच्चे। लेकिन रिपीटर्स ग्रुप में से क्या होता है कि कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, एहसान फरामोश हम कह सकते हैं बच्चे। तो वो जो 5-10 बच्चे होते हैं हर एक ग्रुप के अंदर, वो क्या करते हैं, आपके सामने तो बड़ी मीठी बातें करते हैं, मुंह मिट्ठू मियाँ जो होता है ना, वो करते हैं। इनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब रिजल्ट आते हैं आपके मेंस के, और आप करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, या आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो बड़ी तारीफ करते हैं कि सर आपके कंटेंट से हमने इतने क्वेश्चन किए, सर आप तो ये हो, आप तो वो, सर मजा आ गया। और जब उनका मन करता है, जब वो 3-4 महीने उस ग्रुप का फायदा उठा लेते हैं, फिर वो जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं, इधर उधर भागते हैं। ये चीज इमेच्योरिटी होती है। ये आप जो कर रहे हो ना, ये आता है, वापस आता है। याद रखना, आप भी जाके बैंकर बनोगे, और आपको ही पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। मेरे से ज्यादा आपको पब्लिक टैकल करनी पड़ेगी, और पब्लिक क्या क्या करती है, क्या क्या बोलती है, आपको अंदाजा नहीं है अभी।
मेंटल लेवल आपका इतना डिग्रेड हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि बैंकिंग लोग 90% साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं। यही कारण है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर स्ट्रेस टैकल नहीं कर पाते। जो बच्चे बिगिनर्स थे, सबसे समझदार बच्चे मैं कहूंगा, सबसे प्यारे, सबसे समझदार, कहना मानने वाले बच्चे होते बिगिनर्स बच्चे। मुझे बड़े पसंद है ये, क्योंकि इनका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। इनको आप जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, और ये परफॉर्म करते भी है। बिगनर्स ग्रुप से भी मैं बताता हूँ आपको, इनका मैं नाम नहीं लूंगा। एक स्टूडेंट थे जिनकी एज 30 के आसपास है, 30-31, और जो कि मेरे पास एकदम लास्ट में आए थे, लास्ट ईयर ही अभी आए थे शायद मार्च अप्रैल के आसपास। इनका कभी भी आरआरबी पीओ का मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, कभी भी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, खैर प्री भी नहीं हुआ, और इन्होंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है अभी। ये भी मेरे बैच में थे, जो 30 बच्चे हमारे साथ थे। मुझे बड़ी खुशी हुई इनके लिए कि हाँ चलो अब इनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसा होता है, देखो बच्चों को खुशी मिलती है। और अगर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर एक टीचर के पास, यानी कि अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे किसी ग्रुप में, पेड कोर्स में, उन 1000 में से अगर मुझे 400 बच्चे भी सीरियसली फॉलो करते हैं ना, मेरा काम बन गया, खत्म। अब मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि यही 400 बच्चे मुझे रिजल्ट ला के देंगे। और बाकी के जो 200 बच्चे रहेंगे, इनमें से भी करीबन 30 से 40 बच्चे बड़े ढीठ रहेंगे। ढीठ किस्म के होते हैं ना, कि किसी का लाइक कहना नहीं मानते, मनमानी करते हैं, तो वो करते रहते हैं हमेशा। उनको कंप्लेंट पे कंप्लेंट करना है, उनका करेक्टर बन चुके हैं। तो इन लोगों को ना ज्यादा रिवर्ट नहीं करना चाहिए। रिप्लाई करेंगे तो दिमाग खराब होगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं जेन्युइन, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अपने टीचर के एफर्ट को और खुद के एफर्ट को। और वो नहीं बोलते कि जिनकी बदौलत आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनकी बदौलत आपने एग्जाम क्वालिफाई किया था, चाहे प्री हो मेंस हो, उसको अगर आप कुछ भी बुरा बोलोगे तो आप गुरु का अनादर कर रहे हो, और कर्मा हमेशा पीछे पीछे आएगा। दूसरी बात, काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आपने इतने टारगेट्स ग्रुप शुरू क्यों किए, आप सब फ्री में कर दो, पेड मत करो। देखो एक चीज समझो, आपने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा, आपने एसबीआई का फॉर्म भरा, आप ट्रेवल करते हो, आपने स्कूलिंग कंप्लीट की, आपने कॉलेज कंप्लीट किया, कुछ खाने के लिए, फूड के लिए, एक्सेसरीज के लिए, कपड़ों के लिए आप पे करते हो। क्यों करते हो? उनसे क्यों नहीं बोलते कि आप समाज का भला करो? क्यों नहीं बोलते? अरे सबको अपना काम चलाना है। अगर वो सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा, ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो क्या काम करेगा? अगर मैं आज से 2-3 महीने बाद 10-15 लोग अपनी टीम में रखता हूँ और उनकी सैलरी ही मेरी 1 लाख रुपए जा रही है महीने की, कौन पे करेगा? क्या उनको बोलूंगा मैं कि आप एनजीओ ओपन कर लो ना, बच्चों का भला करना है? कोई नहीं सुनेगा। अरे सर ऐसे तैसे करवाओ, हम अपना देखते हैं, हमको अपना घर चलाना है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको क्वालिफाई करने का टारगेट कर रहे हो, आप भी तो अपना घर चलाने के लिए कर रहे हो ना, खुद की ग्रोथ के लिए कर रहे हो। तो जो बाकी टीचर्स है वो पागल थोड़ी है कि वो जॉब छोड़ के आए हैं या अपना ड्रीम छोड़ के टीचिंग कर रहे हैं, आपके लिए सक्सेस बिल्ड कर रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वो पागल थोड़ी है, उनको भी अपना करियर बनाना है टीचिंग फील्ड में, हम भी बनाएंगे, हमारा भी सपना है। तो आप क्यों रोक रहे हो हमको? क्यों? भाई अगर पसंद आता है तो एक्सेस करो, लो। नहीं पसंद आता, जाओ, भागो, मत लो। लेकिन जो ले रहे हैं उनको तो स्टडी करने दो शांति से, उनको तो सिलेक्शन लेने दो। लेकिन नहीं, आपको यहाँ भी उनके नाक में दम करना है। तो ये हरकतें छोड़ दो, ठीक है। और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना सबसे बड़ी इमेच्योरिटी होती है और पैथेटिक डूइंग होती है। बहुत दया आती है मुझे, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि आप जो हो, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सरकार नहीं हो कि पूरा देश चला रहे हो। आप एक एम्प्लॉय बनने की तैयारी कर रहे हो। समझो इस एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बड़ा फैंसी लग रहा होगा ना, एम्प्लॉय सर, हिंदी में होता है नौकर, ठीक है। नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं ना हम सब, तो नौकर बनने की तैयारी करो, उसी लिमिट तक रहो, बॉस मत बनो सरकार के। तो जब आप एक नौकरी की तैयारी करते हो, जिस नौकरी के भरोसे आप बैठे हो कि मुझे 50, 60, 70 हजार रुपये सैलरी मिलेगी तो मैं अपना घर चलाऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा। क्यों? अपने सपने क्यों पूरे करने हैं? आपके सपने सपने हैं, बाकी के सपने ऐसी मजाक, गलत बात है। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी के एफर्ट को, डिमीन मत करो कम से कम। अदरवाइज लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। क्यों खाम का दुखी हो रहे हो? चलो, काफी लंबा लेक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में। माफ मुझे करना फ्यूचर ऑफिसर्स, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बताना जरूरी था, इनकी आंखें खोलनी जरूरी थी। तो देखो,
एसबीआई क्लर्क में की जो डिमांड है बेसिकली प्री की और मेंस की, उस पर बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स है, मैंने पहले भी बोला है, ये पीओ से टफ होता है कंपैरेटिवली। अब मैं आपको इसका लॉजिकल रीजन देता हूँ ऐसा क्यों है। कुछ हो सकता है लोग बोले कि नहीं ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपने वो क्वालिफाई नहीं किया ना, हमने किए हैं, हमने देखे हैं मेंस कैसे होते हैं, हम इंटरव्यू में गए हैं। आपको इतना आइडिया नहीं है, आपने एक इंटरव्यू फेस कर लिया होगा आरबीपीओ का, हम तीनों में गए हैं, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ, वो भी जनरल से गए हैं, हमको पता है ना कितनी मेहनत लगती है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है पीओ से टफ इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट कट ऑफ है वो मैटर करती है, वारी करती है, वहाँ की वैकेंसी मैटर करती है, प्लस उस स्टेट का कंपटीशन मैटर करता है, ये चीज समझो। अब जैसे जो स्टेट हाई स्टेट्स के हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन स्टेट में आप compete कर लो ना, मान जाएंगे। यहाँ पर एक एवरेज बच्चा भी एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम में 80 स्कोर करता है 100 में से। यहाँ की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, 84, 87, 90 ऐसे कट ऑफ जाती है यहाँ की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लो स्टेट कट ऑफ होते हैं, कुछ साउथ के भी होते हैं, वहां पर कट ऑफ कितनी जाती है 100 में से? 45, 48, 50, 55। कितना गैप आ गया, देख रहे हो। ये जो बाइफर्केशन है इतना क्यों आया? क्योंकि यहाँ के जो स्टेट है, यहाँ पर बच्चे भी तो उसी तरीके से मेहनत करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो बच्चे उस तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन जो एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम आता है जहां पर हर एक स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक साथ एग्जाम देने के लिए और कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, और 20,000 बच्चे जो मेंस में जाते हैं उनके साथ अपियर होने के लिए। ठीक। यहाँ पर स्टेट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2022 या 21 का जो दिल्ली में मैंने मेंस दिया था एसबीआई क्लर्क का जनरल से, उस टाइम 33 या 30 वैकेंसी थी जनरल की। ठीक है। कट ऑफ थी दिल्ली की प्री की 84 अराउंड, और मेरे मार्क्स थे 87.5 के आसपास। राइट, वो भी दिल्ली से बिना अर्थमेटिक टच किए हुए। एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, हाँ एक दो क्वेश्चन किए थे मैंने, बहुत ही लॉजिकल से थे, एवरेज के परसेंटेज के, वो तो बच्चा भी कर देगा, वो मैटर नहीं करता। अर्थमेटिक खतरनाक होती है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रेन, बोटन स्ट्रीम, वो नहीं होता मेरे से एक्चुअली वो खतरनाक चीज आती है, मेरा एकदम मतलब सब बेकार है। मेरा पूरा कंप्लीट एकदम जीरो है अर्थमेटिक, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, अब देखो दिल्ली में कट ऑफ इतनी हाई गई है, और कितनी सीट्स है, 33 कुछ सीट्स थी जनरल की। लेकिन एसबीआई पे में तो भैया यहाँ पर 800 सीट होती है ना, 800 810 सीट होती है जनरल की। कितना डिफरेंस आ गया, देखो आप, कि एक स्टेट में इतनी सीट्स है और दूसरे में 810 सीट है टोटल मिला के। लड़ो मरो कटो, निकाल लो एग्जाम, बहुत वैकेंसी है, बहुत सीट है एसबीआई के पास। चलो अब आते हैं अगली चीज पे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब टफ क्यों है आपको मैंने समझा दिया, तो आई गेस अब कोई लॉजिकल रीजन इसका नहीं दे पाएगा रिप्लाई में। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम आते हैं दो कैटेगरी के बच्चों की, क्योंकि एसबीआई में हमने 3 कैटेगरी ली थी, यहाँ पर हम 2 कैटेगरी लेंगे। कैटेगरी में ए में वो बच्चे आएंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं कुछ कुछ। अब चाहे इनका एग्जाम साल में एक क्वालिफाई हुआ हो, या फिर सारे के सारे एग्जाम जो भी इन्होंने दिए हैं 2024 के वो क्वालिफाई हुए हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, या फिर अगर जिन बच्चों की परसेंटाइल लगभग 85 प्लस आ रही है, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये परसेंटाइल 85 प्लस क्यों आ रही है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है क्लरिकल एग्जाम में, सीट पे डिपेंड करते हैं, अभी समझाया मैंने आपको। तो 85 प्लस का हमेशा टारगेट लेके चलना है परसेंटाइल में, एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क जैसे मॉक में। और जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं साल में एक दो या सारे, ये दोनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, यानी दोनों में सेम पोटेंशियल है एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो आपको अभी से डेली बेसिस पे 2 से 3 या तो एसबीआई क्लर्क के प्री के मॉक लगाने हैं, अगर आप सिर्फ टारगेट एसबीआई क्लर्क को कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि अगर आप सिर्फ फोकस एसबीआई क्लर्क को कर रहे हो तो आपको 2 से 3 मॉक डेली लगाने हैं, यानी कि आप एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं देने वाले, उस पर फोकस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको एसबीआई पीओ भी देना है और एसबीआई क्लर्क भी देना है, या फिर आपका एग्जाम का जो टारगेट है वो ये है कि मुझे दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो फिर आपको क्या करना है, 2 मॉक आपको या तो आईबीपीएस पीओ के, एक या फिर 2 मॉक, दो नहीं, अगर एक भी करोगे तो भी सफिशियंट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक मॉक आपको लगाना है आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का प्री का, डेली बेसिस पे। और उसके अलावा
एक मॉक एसबीआई क्लर्क का या फिर आईबीपीएस क्लर्क का लगाना आपकी मर्जी है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये वाला मैंडेटरी है। अब सर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर आपका फोकस एसबीआई क्लर्क ही है तो आपको 2-3 मॉक लगाने हैं, वो मैंडेटरी है, फिर आप यहाँ पर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं फिर आपको एक मॉक डेली का लगाना है आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का, और अगर और टाइम मिलता है फिर आप एक एसबीआई क्लर्क का मॉक लगा सकते हो। और ये किन बच्चों के लिए बताया मैंने? जो एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, एक या दो या सारे हर साल प्री के, या जिनका परसेंटाइल प्री के मॉक में 85 प्लस आ रहा है अभी एट प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी के बच्चों की। तो यहाँ पर वो सभी बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी बी में जिनका परसेंटाइल 50 से लेकर और 80 के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। कभी तो उनका परसेंटाइल 80 आ जाता है, कभी 55, कभी 50, तो कभी 40 भी आ जाता है। फ्लक्चुएशन होती रहती है। या हो सकता है कि इनका परसेंटाइल और ड्रॉप होता हो, 20, 25, 30 ही आता हो, तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डेली बेसिस के 3 या 4 मॉक एसबीआई क्लर्क के लगाओ। डेली मतलब डेली, जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है ना, उसी तरीके से आप फॉलो करते हो, आपको ये भी फॉलो करना है। अगर आपका टारगेट सिर्फ एसबीआई क्लर्क का प्री है तो आपको 3 से 4 मॉक डेली लगाने हैं। अगर आपका टारगेट आईबीपीएस एसबीआई पीओ का प्री भी है, यानी कि आपका टारगेट एसबीआई पीओ भी है और एसबीआई क्लर्क भी है, तो फिर आपको डेली बेसिस पे 2 मॉक लगाने हैं आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के प्री के, और एक मॉक आपको लगाना है एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, इतना कर लेना। इन केस अगर आप एसबीआई क्लर्क का मॉक ना लगाना चाहो तो इसकी जगह आप कभी कभी आरआरबी पीओ का प्री का मॉक भी लगा सकते हैं। समझ आया इतना? ठीक है। अब ये उनके लिए है जिनको एसबीआई पीओ एग्जाम भी देना है और एसबीआई क्लर्क एग्जाम भी देना है, लेकिन जिनको सिर्फ एसबीआई क्लर्क देना है वो ये करेंगे 3 से 4 मॉक, और जिनको दोनों एग्जाम देने हैं वो ये करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को नोट डाउन कर लेना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब उसके अलावा ये तो पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो क्लरिकल प्रीलिम्स के लिए है। अब यहाँ पर कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि आपके बहुत काम आएगी आपकी प्रिपरेशन फेज में। काफी बच्चे पूछ सकते हैं कि सर हमारा अगर टारगेट एसबीआई पीओ भी है और एसबीआई क्लर्क भी है तो हम एसबीआई पीओ के मॉक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, या हम आईबीपीएस के मॉक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है सर? मैं आपको इसका लॉजिकल रीजन देता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, तो होता क्या है कि जो लेवल होता है एग्जाम का, जो उसकी टफनेस होती है वो इंक्रीज होते जाती है। जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होता है इससे टफ कौन से होते हैं? आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क। ठीक है, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। फिर इससे टफ कौन सा होता है? आरआरबी पीओ। फिर इससे टफ कौन सा होता है? आईबीपीएस पीओ। फिर इससे टफ कौन सा होता है? एसबीआई पीओ। तो ये है इनका लेवल। अब आप खुद सोचो कि जब आपने इसको ही पकड़ लिया और इसको ही पकड़ लिया तो ये किस खेत की मूली है दोनों? ये बताओ मुझे आप। यहाँ पर जो पजल आप, जो कि ट्रिकी पजल है, लेंदी पजल है, आपका दिमाग खाती है, इन दोनों ही मॉक में आईबीपीएस और एसबीआई में आप वो 4 से 5 मिनट में सोल्व कर पा रहे हो। और यहाँ तो बच्चों वाली पजल आएगी, आप 2 मिनट में फेंक के मारोगे पजल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कब होंगे? जब आप यहाँ पर आओगे। मैंने खुद जब एग्जाम में अपेयर हुआ था एसबीआई लाइक क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, मैंने भी कई प्री क्वालिफाई किए और मेंस भी दिए काफी इनके क्लरिकल के, तो मुझे एग्जैक्टली पता है इनका लेवल कैसे आता है। मैंने जो एग्जाम्स दिए थे आप यकीन मानो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इन तीनों ही सब्जेक्ट में मैंने 2 से 4 मिनट पहले ही हर एक सब्जेक्ट फिनिश कर दिया था। ये होता है रियलिटी। मैंने कभी लाइफ में मॉक दिए ही नहीं इसके, एक्सेप्ट लाइव मॉक। ओलिव बोर्ड के स्मार्ट कीड़ा, स्मार्ट कीड़ा तो खैर अब आया लाइव, लेकिन उस टाइम ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक चलता था लाइव। तो ये है इसकी रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा फोकस आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ पे करो अगर आप डायरेक्टली इन दोनों एग्जाम को हिट करना चाहते हो या फिर क्लरिकल में बहुत ही प्यार से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जिनका टारगेट सिर्फ एसबीआई क्लर्क है वो ये 2 चीजें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अगर आपको सच में टाइम से पहले पूरा सेक्शन फिनिश करना है एसबीआई क्लर्क में, हर एक सेक्शन चाहे इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट को, तो एक काम करना, अगर आपका टारगेट
अगर आपकी परसेंटाइल 85 प्लस आती है या फिर आप कुछ एग्जाम क्रैक कर लेते हो हर साल प्री के, तो आप अगर 2 मॉक लगा रहे हो एसबीआई क्लर्क प्री के या फिर आईबीपीएस क्लर्क प्री के, तो एक मॉक उसमें ऐड कर सकते हो आप अलग से पीओ लेवल का प्रीलिम्स का, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ। फिर आपको 3 नहीं लगाने। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको 3 मॉक लगाने हैं एसबीआई क्लरिकल के, या फिर आप 2 भी लगा सकते हो, और बाकी के 1 या 2 मॉक आप एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के लगा लो। करके देखना, मैं गारंटी देता हूँ 100% बेनिफिट होगा। करके देखो आप, ये प्रूवन मेथड्स है, मैंने खुद अप्लाई किए हैं और बच्चों के अप्लाई करवाए हैं और उन्हें सिलेक्शन लिए हैं। अगर आपको देखना है कि सर हम देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया, तो लो, ये देखो आप टेलीग्राम पे, ये आप कमेंट देख लो, ये सारे वो बच्चे हैं जो हमारे रिपीटर्स ग्रुप के हैं और बिगनर्स ग्रुप के हैं। ऊपर देखो नाम भी लिखा हुआ है, डिस्कशन ग्रुप 332 बच्चे हैं इंक्लूडिंग एडमिन्स वगैरह और मैं। तो यहाँ पर जब रिजल्ट आया था आईबीपीएस पीओ का, आप देख सकते हो क्लियर 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 क्लियर, ये सारे मैसेजेस जो है सब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, स्लाइड नेक्स्ट करते हैं। इनके स्क्रीनशॉट्स सारे अवेलेबल है यहाँ पर, सब देख लो। सबको आप पोज कर सकते हो, जूम कर सकते हो, सबको देख सकते हो, सब आपके सामने है, कोई फैब्रिकेट नहीं है, कोई फेक नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप आपके सामने अवेलेबल है। यकीन नहीं आता तो कभी लाइव क्लास में भी दिखा दूंगा आपको लेके, और बोलो। सबके देख लो आप स्क्रीनशॉट, कितने बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर रखा है, सबके देख लो आप, क्लियर 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 क्लियर। और जिनका नहीं हो गया वो कर लेंगे एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क, उनमें इतना पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हो, ये सब के सब बच्चे देखो, इन 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 सारे नंबर से एकदम कंप्लीट। ये देख लो आप, इनके रिव्यू देख लो। सब बच्चे एग्जैक्टली जानते हैं कि कितना एफर्ट लगता है टीचर का गाइडेंस स्ट्रेटेजी में, कोई हलवा थोड़ी ना है कि आपने टू डू लिस्ट दे दी। टू डू लिस्ट अलग चीज होती है भैया, टू डू लिस्ट नहीं है, ये गाइडेंस स्ट्रेटेजी है, आपकी समझ के बाहर है ये। जिनको कह रहा हूँ उनको समझ में आ गया होगा। गाइडेंस स्ट्रेटेजी से ही सब कुछ होता है। चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, चाहे आप किसी बिजनेस में चले जाओ, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है और अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेल। ये सभी बच्चे, ये जो हमारे एक स्टूडेंट है शिवा, ये अभी बिगनर्स ग्रुप में है। जब मेरे पास ये आए थे तब इनका 30 परसेंटाइल मॉक में आता था, और इन्होंने आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया है अभी रिसेंटली। इतना एफर्ट ये करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है इनको देख के, इनकी मेहनत देख के मजा आता है एक्चुअली में। ये सारे बच्चे देखो, उनके पूरे स्क्रीनशॉट्स है, मैं कोई रिपीट ही नहीं कर रहा, नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, आप सब देख पा रहे हो यहाँ पर, सब आपके सामने विजिबल है, कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, कंप्लीट आपके सामने एकदम विजिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको वैसे ना दिखाई दिया हो लाइक स्लाइड के अंदर, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, क्या पता आपको दिखाई ना दिया हो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट अप्रोच नाम से है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे एक एडमिन है जयंत राजपूत, जो अभी हाल फिलहाल में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं। जयंत राजपूत हमारे एडमिन है ग्रुप के। उसके अलावा जो बाकी के एडमिन है वो भी सिलेक्ट होने वाले, डोंट वरी, सब में पोटेंशियल है, मुझे पता है वो क्या लोग हैं। एंड ये है कुछ रिव्यूज यहाँ पर। अगर आपको पूरे रिव्यूज देखने हैं, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और ये चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सब विजिबल है, आराम से देखो, पूरे दिन देखो, बार बार देखो, सेव कर लो, रोज देखो, वॉलपेपर बना लो अपने फोन का। चलो अब आते हैं डायरेक्टली हम अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो अगर ये बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे तो क्यों कर पा रहे हैं, इतने बच्चे ग्रुप में आए हैं तो क्यों आए हैं, कोई रीजन, या अगर आए हैं तो इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई क्यों किए। काफी बच्चे एक बात भूल जाते हैं कि एफर्ट दोनों का मैटर करता है, टीचर का भी एफर्ट मैटर करता है और आपका भी एफर्ट मैटर करता है। लेकिन अगर आप ही नालायक हो, अगर आप ही नालायक हो, आप टीचर को क्रिटिसाइज करते हो या आप उनकी बातें नहीं मानते, अपना दिमाग लगाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी ग्रो कर पाओगे। हो सकता है आप सिलेक्शन ले भी लो, लेकिन आप मेंटली फिर भी वीक रहोगे। कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि उनकी बदौलत आपके एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं। वो ना होता तो आप धक्के खाते रहते। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी इसके बारे में। अब आपको क्या करना है, ये जो बच्चे थे जिसकी हमने बात की थी, सेक्शन ए वाले और कैटेगरी बी वाले, अभी आप यहाँ पर मॉक तो लगाओगे। अब मॉक के साथ आपको मेंस के लिए क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि मेंस की होगी। इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट प्री का। अब ये ध्यान से सुनो, काम की बात है। तो देखो, जब इंग्लिश सेक्शन की बात आती है तो एसबीआई क्लर्क का जो इंग्लिश सेक्शन आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आरसी भी आएगा, पैराजम्बल भी आएगा, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, बोल वर्ड्स,
और ये सब मैच द फॉलोइंग वगैरह आती है। लेकिन इसका लेवल ना मॉडरेट का होता है, तो आप आराम से टैकल कर लोगे। लेकिन कभी भी आरसी को सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना। आरसी करीबन 10 क्वेश्चन का होगा 30 में से। तो जो बाकी के 20 क्वेश्चन होंगे उनमें से भी करीबन 3 से 5 क्वेश्चन एट मैक्स वोकैब या फिर ग्रामर वाले होंगे। अगर आपको नहीं आते तो स्किप कर देना, रिस्क मत लेना। लेकिन अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ में हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करोगे, इस पे काम करोगे और 30 के 30 क्वेश्चन ठोक के आओगे एग्जाम में किसी भी कीमत पे, अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ से हो। अगर मॉडरेट स्टेट कट ऑफ से हो तो अगर आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे इंग्लिश के तो मैटर नहीं करेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप यहाँ भी एक्सेल कर लोगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो 20 क्वेश्चन थे जहां पर मिसलिनियस सेगमेंट था, इस पे फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमेशा आपको फोकस करना है मिसलिनियस सेक्शन में, चाहे पीओ का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस का प्रीलिम्स हो। सॉरी, चाहे पीओ का प्रीलिम्स हो या फिर क्लरिकल का प्रीलिम्स हो। तो मिसलिनियस सेगमेंट में क्या क्या आता है, पजल के अलावा जो भी चीजें हैं वो हमेशा मिसलिनियस के अंदर आती है, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, जिसमें हमको काउंट करने पड़ते हैं अल्फाबेट्स वगैरह, या एक वर्ड का मीनिंग हमको बनाना पड़ता है ना चूज करके कुछ अल्फाबेट्स को। तो ये सभी क्वेश्चन पे पहले फोकस करना। और एक बात ध्यान रखना, क्लरिकल की पजल कभी भी ट्रिकी नहीं आती। बस आपको 2 से 3 पॉसिबिलिटी बहुत ही जल्दी लेके चलनी है और बहुत प्यार से बन जाएगी। 35 के 35 क्वेश्चन आपके 17-18 मिनट में बहुत प्यार से बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन तब जब आप जो मैंने बताया स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे तब। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको अगले 5 से 6 हफ्ते कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका प्री नहीं रुकेगा। लेकिन एफर्ट डेली होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन एफर्ट किया या फिर 3 दिन एफर्ट किया और फिर एग्जाम दे के आ रहे कि सर हमने तो आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, कुछ हुआ नहीं। अरे मुझे कैसे पता आपने किया नहीं किया? वो तो आपका एफर्ट दिखा देगा ना, एफर्ट दिखाएगा वो आपका। क्वांट सेक्शन की बात कर लेते हैं। क्वांट में भी हमेशा आपको मिसलिनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मिसलिनियस में क्या आता है, अरिथमेटिक के अलावा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मिसलिनियस क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यानी कि डीआई हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इन सभी क्वेश्चन को छोड़ो मत। करीबन करीबन 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं 35 में से, इनको सब खत्म करो, जल्द से जल्द खत्म करो, 12 मिनट में 13 मिनट में जितना हो सकता है। बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक में अब यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ मैं अर्थमेटिक की, देखो अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ से बिलोंग करते हो, हाई स्टेट, तो आपको अर्थमेटिक के 6-7 चैप्टर करने होंगे और उनके क्वेश्चन करके आओ, छोड़ो मत। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे एवरेज का आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, एंड उसके अलावा प्रोबेबिलिटी आ गई, देन रेशियो का आ सकता है या फिर परसेंटेज का इसकी जगह आ सकता है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया। ये क्वेश्चन फ्री के होते हैं, इनको छोड़ो मत। और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल होता है, बस कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा भी मालूम है आप क्वेश्चन पक्का करके आ जाओगे, छोड़ोगे नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ से हो तो आपको क्वांट में 30 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा 35 में से, अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से हो। अगर आप मॉडरेट स्टेट कट ऑफ से हो जहां पर कट ऑफ आपकी 65 से लेकर 75 के आसपास रिवॉल्व करती है या मैक्स टू मैक्स 80 रिवॉल्व करती है, तो आपको रीजनिंग में 35 के 35 ठोकने पड़ेंगे। इंग्लिश में कम से कम नहीं तो 22-23 नंबर लेके आओ। और क्वांट में जो जितने भी क्वेश्चन थे मिसलेनियस और 2-3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के जो कि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो फिनिश करो। तो 25 क्वेश्चन तक क्वांट में खत्म करो, तो तब भी आपके मिला के यहाँ पर 80+ मार्क्स आ रहे हैं, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेट स्टेट वालों की। जो हाई स्टेट वाले बच्चे हैं, अगर आप 30+ भी क्वांट में करके आते हैं, फिर 30 भी करके आते हैं, तब भी सफिशियंट है। रीजनिंग में पूरे पूरे करके आओ 35 के 35। इंग्लिश में 25, 26, 27 नंबर लेके आओ, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। तब जाके आपका कट ऑफ बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, जनरली क्यों ना हो। तो ये थी रियलिटी चेक जो कि आपको फॉलो करना है। मैंने आपको हर एक चीज बता दी इन डिटेल कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। अब भी कोई डाउट होता है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और फ्यूचर ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर देखो ये रहा। सो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @राइट अप्रोच_बैंकिंग और चैनल का नाम है @राइट अप्रोच_यूट्यूब। तो ये दोनों फॉलो करो। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम सेंड कर देंगे, पिन कर देंगे बेसिकली, वहां से इसको आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा पूरा स्ट्रेटेजी, बहुत ही इफेक्टिव है। करके देखो एटलीस्ट 2-3 हफ्ते, फिर बताना इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। नहीं होगी
तो और अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, बट मुझे लगता है ये वाली स्ट्रेटजी बेस्ट है। फॉलो तो करो 3-4 हफ्ते, रिजल्ट पक्का मिलेगा, प्रोग्रेस पक्का मिलेगी। अब मेहनत आपकी है कि कितना ईमानदारी से आप मेहनत कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना और अप्रिशिएट करना, ताकि हम आगे भी एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी लेके आए कल या परसों, और आप सबके लिए जितना हो सकता है एफर्ट करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।